Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. दिस इज़ दीपाली। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने हमारी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की बुक हमारी कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद हमने 12th इकोनॉमिक्स जो थी उसको हमने स्टार्ट कर दिया है और उसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ रहे थे। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के फर्स्ट चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक परिचय था जिसको हमने कंप्लीट किया। दूसरा हमारा था अर्थव्यवस्था की जो प्रॉब्लम्स थी, यानी कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, उसको भी हमने खत्म कर लिया था। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन किस तरह से किया जाता है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। आर्थिक क्रियाकलाप की आधारभूत समस्या को या तो उन व्यक्तियों के निर्बाध अंतःक्रिया द्वारा किया जाता है जैसे कि बाजार में होता है, या सरकार जैसी किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा सुनियोजित ढंग से किया जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप की जो आधारभूत समस्याएं हैं उनको या तो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो निर्बाध और अंतःक्रिया द्वारा करता है जैसे कि बाजार में होता है, या फिर सरकार जैसी केंद्रीय सत्ता द्वारा सुनियोजित किया जाता है। तो आगे देखिए, आगे दिया हुआ है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जो केंद्रीकृत यानी योजनाबद्ध तरीके से केंद्रीकृत होती है, उस अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए आगे, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। यानी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, जो सरकार होती है वो और जो केंद्रीय सत्ता अर्थव्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजनाएं बनाती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबद्ध सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं। वस्तुओं के उत्पादन यानी हम किसी भी वस्तु का जो उत्पादन करते हैं वह, वस्तुओं का विनिमय और वस्तुओं का उपभोग, इन सब का निर्णय सरकार करती है। वह केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान करके वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है। सरकार क्या प्रयास कर सकती है कि जो संसाधन होते हैं और संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान, यानी संसाधन कम होने पर भी उनका प्रयोग किस तरह से करना है, किस तरह से उन्हें लोगों में बांटना है, इन सब का वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है। कौन कर सकती है? सरकार कर सकती है, जो पूरे समाज के लिए वांछनीय है। और वो ऐसा प्रयास करेगी और ऐसा काम करेगी जो पूरे समाज के लिए अच्छा होगा। उदाहरण के लिए, यदि यह पाया जाता है कि कोई ऐसी वस्तु अथवा सेवा जो पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर जैसे कोई भी वस्तु या सेवा जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे समाज के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे जैसे कि हम ले सकते हैं जैसे हम ले सकते हैं शिक्षा अथवा स्वास्थ्य। जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं हो गई, ये सभी के लिए अच्छी होती हैं जिसका व्यक्तियों द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं किया जा रहा हो। जिसका क्या होता है, व्यक्तियों के द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति शिक्षा और स्वास्थ्य को स्वयं अपने द्वारा उत्पादित नहीं कर सकता, तो सरकार उन्हें ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है। तब सरकार लोगों को क्या करती है, उन वस्तुओं और सेवाओं का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है। या फिर सरकार स्वयं ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने का निर्णय कर सकती है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में, यदि कुछ लोगों को अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण का इतना कम अंश प्राप्त हो कि उनका जीवित रहना ही दांव पर लग जाए, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सत्ता हस्तक्षेप करके सभी को वस्तुएं तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण का न्यायोचित हिस्सा देने का कार्य कर सकती है। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, क्या होता है कि किसी व्यक्ति को वस्तुओं और सेवाएं तो मिल रही हैं पर उसको इतना कम प्राप्त होता है कि शायद वो इंसान उसका जीवन दांव पे लग जाए, यानी इतने कम में उसके जीवन का गुजारा नहीं हो पाएगा। ऐसा जीवन अगर ऐसा होता है, यानी कि ऐसी वस्तुएं और ऐसी सेवाएं जिनसे व्यक्ति को मिल तो रही पर इतनी मात्रा में नहीं मिल रही हैं कि वह अपना जीवन आराम से जीवन यापन कर सके, तो क्या होता है, सरकार क्या करेगी, ऐसी स्थिति में केंद्रीय सत्ता हस्तक्षेप करके सभी वस्तु तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण का न्यायोचित हिस्सा देने का कार्य कर सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार का कार्य होगा कि वो उस व्यक्ति को न्यायोचित यानी कि न्याय की दृष्टि से उस हिस्से को दे, ताकि वो अपने पूरे जीवन को यापन करने के लिए उसको उतना संसाधन और वस्तुएं और सेवाएं मिल सकें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा।
केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, यानी कि जो केंद्र सरकार और सरकार की तरफ से बनती हैं उन योजनाओं को केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाजार अर्थव्यवस्था। अब ये बाजार अर्थव्यवस्था क्या है? बाजार तो सबने सुना होगा, शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं? बाजार, ठीक है। सब्जियां, फल, फ्रूट, कुछ भी सामान लेने के लिए सभी लोग जाते हैं बाजार, सबको पता है। तो चलिए देखें, हम पढ़ते हैं बाजार अर्थव्यवस्था को। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विपरीत बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। अब यहाँ पर केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विपरीत हो रहा है। यहाँ पर हर क्रियाकलाप यानी कि कोई भी काम हो, उन सब का निर्धारण कौन करता है? बाजार करता है, और बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। जिस तरह की बाजार होगी उस तरह से काम होगा। अर्थव्यवस्था के अनुसार अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंतःक्रिया प्रदान करती है। बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जो क्या करती है? अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति बाजार की आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करते हैं, उनको निर्बाध तरीके से अंतःक्रिया प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में क्या होता है? बाजार व्यवस्थाओं का ऐसा समुच्चय है जहां आर्थिक अभिकर्ता मुक्त रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादों का परस्पर निर्बाध आदान प्रदान कर सकता है। दूसरे शब्दों में इजी डेफिनेशन दी हुई है। इसमें क्या बताया है? बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है? आर्थिक अभिकर्ता, यानी एक ऐसा इंसान जो अपने धन का और अपने उत्पादन का, यानी अपने पैसों का और जो भी वो चीज होती है उसके पास, यानी उत्पादन जिस चीज का करता है उसका आदान प्रदान मतलब आराम से कर सकता है। ऐसी व्यवस्था को बाजार कहा है। यहाँ यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र में प्रयुक्त बाजार शब्द बाजार के उस स्वरूप से भिन्न है जैसा हम उसे आमतौर पर समझते हैं। यहाँ पर बाजार शब्द का मतलब वो वाला बाजार नहीं है जैसा हम समझते हैं। अगर किसी ने बोला बाजार तो आप सबके मन में और मेरे मन में क्या बात आएगी? कि मार्केट, है ना। लेकिन ये वो नहीं है जहाँ हम सामान लेने जाते हैं, सामान लेकर अपने घर का वापस आ जाते हैं। एक तरह से है भी वो वाला और नहीं भी। लेकिन बाजार नाम सुनते ही हमारे मन में कौन से वाला बाजार आता है? कि वहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी होंगी, तरह तरह की चीज़ें बिक रही होंगी, ये आता है हमारे माइंड में। पर यहाँ पर उसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर क्या है? विशेष रूप से आप इस बाजार के विषय में जो सोचते हैं उससे इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। वस्तुओं को खरीदने तथा उनके विक्रय के लिए व्यक्ति एक दूसरे से किसी वास्तविक भौतिक स्थल पर मिल भी सकते हैं अथवा नहीं भी। वस्तुओं को खरीदने के लिए जरूरी नहीं है कि बाजार जैसी चीज हो। व्यक्ति एक दूसरे से कहीं भी मिल सकते हैं या ना भी मिलें। क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच क्रियाकलाप विभिन्न परिस्थितियों में संभव है, जैसे गांव के चौक पर या शहर के सुपर बाजार में, अथवा वैकल्पिक रूप से क्रेता और विक्रेता टेलीफोन अथवा इंटरनेट द्वारा भी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। बाजार का स्पष्ट लक्षण है वह व्यवस्था जिसमें लोग निर्बाध रूप से वस्तुओं को खरीदने और विक्रय करने का काम कर सकते हैं। मतलब क्या है? कि बाजार का मतलब सिर्फ उतना नहीं है जितना हम समझते हैं कि एक मैदान है, उसमें बहुत सारी लाइन से दुकानें लगी हैं जिसको हम बाजार बोलते हैं। उससे मतलब नहीं है हमारा मतलब है बाजार व्यवस्था को हम ऐसी व्यवस्था कह सकते हैं जिसमें दो व्यक्ति अपने उत्पादन और अपने धन का आदान प्रदान कर सकें, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से कर लें या फिर वो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर लें, या कहीं पर्टिकुलर जगह पर वो पर्टिकुलर जगह चुन लें कि हम इस जगह पर मिलेंगे और आप अपना सामान हमको दोगे और हम आपको उसके बदले में पैसे देंगे, ठीक है। तो ऐसी किसी भी व्यवस्था को हम बाजार कह सकते हैं। आगे देखिए, किसी भी तंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह अनिवार्य है कि उस तंत्र के विभिन्न घटकों के कार्य में समन्वय हो, अन्यथा अव्यवस्था हो सकती है। अब किसी भी तंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए क्या जरूरी है? कि वहाँ पर क्या हो? समन्वय हो, उसके कार्यों में समन्वय हो। अब अगर हम बाजार व्यवस्था की बात भी करते हैं तो बाजार व्यवस्था में भी और बाजार व्यवस्था के कार्यों में समन्वय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी कार्य में समन्वय नहीं होगा तो वह कैसा हो जाएगा? अव्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है, और अव्यवस्था हो जाएगी वहाँ पर। शायद आप जानना चाहोगे कि वह कौन सी शक्तियाँ हैं जो बाजार तंत्र में करोड़ों अलग अलग व्यक्तियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करती हैं। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन क्या है? कि ठीक है, हमने मान लिया कि किसी भी काम को हमें अगर अच्छी तरीके से करना है तो हमारे पास समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा? अव्यवस्था हो जाएगी। लेकिन अब ये बात भी आती है कि बाजार को कौन नियंत्रित करेगा? बाजार इतना बड़ा बाजार होता है, उसमें समन्वय कैसे होता होगा?
कुछ तो अव्यवस्था आती होगी ना। तो अब हमको आगे क्या पढ़ेंगे हम, ऐसी व्यवस्थाएं जो बाजार को नियंत्रित करती हैं, यानी बाजार की क्रियाओं में और अलग अलग व्यक्तियों की क्रियाओं में समन्वय बनाती हैं। तो देखिए आगे, बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु तथा सेवा की एक तय कीमत होती है। अब क्या होता है, बाजार को मतलब बाजार में ताकि अच्छी तरह से समन्वय बने, इसके लिए क्या करते हैं, वहाँ पर वस्तुओं की और सेवाओं की एक कीमत जो होती है वो तय कर दी जाती है, ठीक है, जिस पर विक्रेता और क्रेता दोनों समाहित होते हैं। जिसमें क्या होता है, विक्रेता यानी बेचने वाला व्यक्ति और खरीदने वाला व्यक्ति दोनों समाहित होते हैं, ठीक है। क्रेताओं तथा विक्रेताओं का परस्पर इसी कीमत पर विनिमय होता है। जो बेचने वाला व्यक्ति और जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है, उनका इसी कीमत पर क्या होता है, विनिमय, यानी वो अपनी चीजों को इसी कीमत पर अपनी चीजों की अदला बदली करते हैं। औसतन समाज किसी वस्तु अथवा सेवा का जैसा मूल्यांकन करता है, कीमत उसी मूल्यांकन पर निर्धारित होती है। यानी औसतन समाज जो होता है, जो हमारा समाज है, वो किसी भी वस्तु का जैसा मूल्यांकन करता है, उस वस्तु की कीमत उसी पर तय हो जाती है। जैसे हमारे समाज ने तय करी कि हमको है ना जो मतलब जैसे हम किराने का सामान की बात कर लेते हैं, यानी जो हमारी किराने की दुकान होती है ना, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे औसतन समाज ने ये बात तय करी कि जो नारियल होता है ना, नारियल, उसको मान लीजिए आप 3,000 रुपये में बेचना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि कीमत उसी मूल्यांकन पर निर्धारित होती है, तो फिर वो 3,000 रुपये का ही बिकेगा। यानी जो समाज तय कर लेती है वस्तु का मूल्य या मूल्यांकन, उसी पर उस वस्तु का, उसकी कीमत का मूल्यांकन होता है। यदि क्रेता किसी वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करते हैं, तो इस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। अब क्या होता है, ये तो हम सब ने देखा है कि अगर हम किसी शॉप पर गए, ठीक है, और अगर हमको कोई चीज़ पसंद आ गई, ठीक है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, वो तो हमको पता है, लेकिन अगर हमको कोई चीज़ पसंद आ गई ना, और अगर फिर हम शॉप वाले से पूछेंगे भैया इसका रेट क्या है, तो शॉप वाला पता है उसका जो रेट होगा ना, उससे भी ज़्यादा रेट बताएगा हमको, क्योंकि वो चीज़ हमको पसंद आ जाती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो चीज़ हमको पसंद आ जाती है ना, फिर शॉप वाले उसका रेट बढ़ाकर बताते हैं, क्योंकि उससे उनको फ़ायदा होता है। वो लोग सोच लेते हैं कि अब इनको ये चीज़ पसंद आ गई, 100% इनको ये चीज़ लेनी है, तो इसके रेट बढ़ाकर इनको दिया जाए। तो वैसी ही बात यहाँ पर की गई है। अगर क्रेता यानी जो क्या होता है कि जो व्यक्ति चीज़ को खरीदता है, अगर उसको कोई चीज़ अधिक चाहिए यानी ज़्यादा चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ता है, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, वस्तु की कीमत बढ़ा दी जाती है। यह उस वस्तु के उत्पादकों को संकेत देता है कि उस वस्तु की जिस मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं, समाज को उसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता है। इस पर उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इससे ये भी पता चल जाता है कि वस्तु की मांग ज़्यादा की जा रही है, तो क्या हो रहा है कि समाज को उस वस्तु की ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर क्या होगा कि उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बाजार में सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं, जिससे बाजार तंत्र में समन्वय स्थापित होता है। अतः बाजार तंत्र में उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान, किस वस्तु का और किस मात्रा में उत्पादन किया जाना है, कीमत के इन्हीं संकेतकों के द्वारा हुए आर्थिक क्रियाकलापों के समन्वय से होता है। अब क्या होता है, बाजार तंत्र यानी हमारा जो बाजार तंत्र है, ठीक है, उसमें क्या होता है, केंद्रीय समस्याओं का समाधान किससे होता है, वस्तुओं से होता है, ठीक है, कि वस्तु कितनी ज़रूरत है, उसका उत्पादन कितना करना है, उत्पादन की मात्रा कितनी बढ़ानी है, इन सब चीज़ों से ही बाजार व्यवस्था में समन्वय बन पाता है। किस किस को बाजार व्यवस्था अच्छे से समझ में आ गई, जिसको समझ में आई है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अब आप बाजार शब्द सुनते ही आपके मन में बाजार का मतलब वो वाला नहीं आएगा कि जहाँ पर एक मैदान हो और वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स लगी हो। अब आप बाजार शब्द से क्या समझोगे, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बाजार का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करना, जहाँ व्यक्ति अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सके, ठीक है, और उनको बेच सके, ठीक है, धन उसके बदले में वो पैसे देंगे, चाहे वो इंटरनेट से कर ले, चाहे वो फ़ोन से कर ले, या किसी पर्टिकुलर जगह पर मिलकर कर ले, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था को बाजार व्यवस्था कहते हैं। आगे देखते हैं अब,
सभी अर्थव्यवस्थाएं वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जहां महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। सभी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जहां पर महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेती है? सरकार लेती है। देश के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेती है? सरकार लेती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के निर्णय भी सरकार ही लेगी, जाहिर सी बात है। तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः बाजार द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन उसके जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो बाजार के द्वारा किए जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि आर्थिक क्रियाकलापों के दिशा के निर्धारण में सरकार की भूमिका कितनी अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका न्यूनतम है। 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण चीन है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने देश के आर्थिक क्रियाकलापों के नियोजन में प्रमुख भूमिका निभाई है। तथापि पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत हद तक कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका न्यूनतम है, यानी मीडियम। ठीक है, और चीन की बात करें तो चीन में केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण है। ठीक है, और भारत में सरकार की भूमिका काफी हद तक कम हो गई है। तो ये था आपकी बाजार अर्थव्यवस्था, जो आप अच्छे से समझ चुके हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थव्यवस्था। यानी सकारात्मक यानी और नकारात्मक, यानी सबको पता है सकारात्मक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, और नकारात्मक का मतलब होगा नेगेटिव। तो सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र, यानी एक ऐसा अर्थशास्त्र जो पॉजिटिव हो और आदर्शक भी हो। ठीक है, इस अर्थशास्त्र को हम कल पढ़ेंगे। तो आप लोगों को बाजार अर्थव्यवस्था ठीक से समझ आई हो। आई होप कि आ गई होगी आप लोगों को समझ। तो चलिए, ये वाला टॉपिक जो है हमारा सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थव्यवस्था, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच।